इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जैकी नाम की औरत दिखाई जाती है जो एक एंटी नारकोटिक्स ऑफिसर है। वह अपने इन्फॉर्मेंट से फोन पर बात कर रही होती है। दूसरी तरफ से आती आवाज डर से कांप रही होती है, जैसे उसे पहले से एहसास हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जैकी उसे समझाती है कि वह पूरी तरह सुरक्षित है और वह हर कीमत पर उसकी रक्षा करेगी। उसकी आवाज भरोसा देने वाली होती है ताकि इन्फॉर्मेंट का डर थोड़ा कम हो सके। कॉल खत्म होते ही जैकी अपनी कार से बाहर निकलती है। वह आसपास देखती है जैसे उसे माहौल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा हो। अचानक बिना चेतावनी के 2 हथियारों से लैस लोग सामने आ जाते हैं और जैकी पर एम्बुश लगाकर हमला कर देते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। दोनों हमलावर बहुत तेजी से गोली चलाते हैं। जैकी को बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता और वह गोलियों से घायल हो जाती है। गंभीर हालत में होने के बावजूद जैकी हिम्मत नहीं हारती। वह अपनी गन उठाकर जवाबी फायर करती है। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर जैकी जल्दी से अपने फोन से एक मैसेज भेजती है। उसके बाद वह फोन को दूर पानी में फेंक देती है ताकि कोई सबूत न बचे। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाद दोनों लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और मौके पर ही उसकी हत्या कर देते हैं। ये खबर बहुत जल्दी जैकी की यूनिट के लीडर डीएनी तक पहुंचती है। ये सुनते ही वह अंदर से टूट जाता है और गुस्से से भर उठता है। वह अपने सुपीरियर से जोरदार बहस करता है क्योंकि वह अपनी साथी की अचानक मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा होता। सुपीरियर उसे बताता है कि एफबीआई की एक टास्क फोर्स भेजी जा चुकी है और यूनिट के हर सदस्य से पूछताछ की जा रही है। एफबीआई को शक है कि जैकी की हत्या सिर्फ बाहर वालों का हमला नहीं है, बल्कि यूनिट के अंदर किसी ने उसे धोखा दिया है। कुछ समय बाद एफबीआई एजेंट डेल यूनिट के अफसरों से एक एक करके पूछताछ शुरू करता है। टीम में 2 फीमेल ऑफिसर्स नुमा और सैलाजार होती हैं और एक चाइनीज ऑफिसर माइक होता है। तीनों जैकी के बारे में अच्छी बातें बताते हैं और कहते हैं कि वह ईमानदार और मजबूत अफसर थी। वे मानते हैं कि उसकी मौत से पूरी टीम का दिल टूट गया है। अंत में डेल की नजर सार्जेंट पर जाती है। सार्जेंट कहता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि जैकी हत्या का निशाना क्यों बनी, लेकिन डेल उनके रिश्ते के बारे में पहले से जानता होता है। उसे पता होता है कि दोनों के बीच कभी रिलेशन रहा था। लगातार दबाव में आकर सार्जेंट मान लेता है कि पिछले 1 हफ्ते से वह लगभग हर रात जैकी के साथ था। डेल इस जवाब से संतुष्ट नहीं होता और ज्यादा सख्ती से सवाल करने लगता है। पूछताछ के दौरान माहौल इतना गर्म हो जाता है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। स्थिति इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती है कि दूसरे ऑफिसर्स को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ता है। घटना के बाद डीनी का सुपीरियर हैरानी जताता है कि डेल और सार्जेंट हर बार दुश्मनों की तरह क्यों भिड़ जाते हैं। तब डीनी सच्चाई बताता है कि दोनों सगे भाई हैं। सालों पुरानी दुश्मनी ही हर मुलाकात को झगड़े में बदल देती है। थोड़ी देर बाद गुस्से में भरा सार्जेंट रेस्ट रूम में चला जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देता है, जैसे वह अंदर का सब कुछ दबाए बैठा हो। डीने उसके पीछे जाता है और वहाँ दोनों जैकी की मौत का बदला लेने की कसम खाते हैं। दोनों मानते हैं कि असली गुनहगार को ढूंढना ही अब उनका मकसद है। उसी समय एफबीआई अपनी बात पर कायम रहती है कि यूनिट के अंदर ही कोई गद्दार है। डेल सार्जेंट से कहता है कि शायद उनका सुपीरियर भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। कुछ देर बाद सार्जेंट टीम के पास लौटता है और मजाक करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में तूफान चल रहा होता है। उधर डीनी चुपचाप जैकी का छोड़ा हुआ आखिरी मैसेज अपने हाथ में पकड़े होता है। उस मैसेज में एक ऐसे घर का जिक्र होता है जहां बहुत बड़ी रकम छिपी हुई है। अगले दिन काई नाम का ऑफिसर अपनी टीम के साथ पहुंचता है। उसकी यूनिट बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करने में माहिर होती है और पहले भी डीएनई की टीम के साथ काम कर चुकी होती है। पहले भी दोनों टीमों ने मिलकर कई खतरनाक माफिया गैंग्स को पकड़ा था। डीनी उन्हें बताता है कि उसे इलीगल कैश से भरे एक घर की खबर मिली है जिस पर रेड करनी है। ये लीड मिलते ही दोनों टीमें तुरंत कार्रवाई की तैयारी शुरू कर देती हैं। रेड से ठीक पहले डीएनई एक साइकोलॉजिस्ट चाल चलता है। वह हर सदस्य को घर में मिलने वाली रकम का अलग अलग आंकड़ा बताता है। माइक को वह कहता है कि अंदर करीब $1.5 लाख हो सकते हैं। नुमा को वह $2.5 लाख बताता है। जब सार्जेंट पूछता है तो डी ने आंकड़ा बढ़ाकर $300,000 कहता है और जब सैलाजार पूछती है तो वह घटाकर सिर्फ $75,000 बताता है। कुछ ही देर बाद पूरी टीम उस सस्पिशियस घर पर पहुंच जाती है जहां उनकी मुलाकात डेजी नाम की महिला से होती है। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा खतरनाक और आकर्षक माहौल महसूस होता है। यहीं से मिशन का असली खेल शुरू होने वाला होता है। घर के अंदर कदम रखते ही पूरी टीम सतर्क हो जाती है क्योंकि माहौल सामान्य नहीं लगता। दीवारें साफ हैं लेकिन हवा में छिपे हुए खतरे का एहसास साफ महसूस होता है और हर कोई अपने हथियार कसकर पकड़ लेता है। देसी सबको देखती है लेकिन उसके चेहरे पर डर कम और रहस्यमय शांति ज्यादा होती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह दिन आने वाला है और वह किसी बात को अपने अंदर छिपाए बैठी हो। AK-9 यूनिट को तुरंत अंदर लाया जाता है और कुत्ते घर के हर कोने को सूंघना शुरू कर देते हैं। ज्यादा समय नहीं लगता और वे अटारिक की तरफ तेज प्रतिक्रिया देने लगते हैं जिससे शक गहरा हो जाता है। डीने और सार्जेंट तुरंत ऊपर जाते हैं और अटारी को ध्यान से देखते हैं। जगह असामान्य रूप से बहुत साफ होती है, जैसे हाल ही में किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की हो। तभी सार्जेंट की नजर दीवार से बाहर निकलती कुछ बिजली की तारों पर जाती है जो बिना कारण के वहाँ लगी होती हैं। उसे यह बात बेहद अजीब लगती है। जैसे ही वह तार खींचता है एक छोटा छिपा हुआ दरवाजा खुल जाता है जो क्राइस्ट की वेदी के पीछे छिपा होता है।
और दोनों की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अंदर दीवार के पीछे कई पेंट बकेट्स छिपे होते हैं, जिन्हें देखकर दोनों तुरंत टीम को ऊपर बुलाते हैं और दीवार तोड़वाने का आदेश देते हैं। दीवार तोड़ने के बाद वे डीसी को नीचे लाकर सख्ती से पूछताछ करते हैं ताकि वह सच्चाई बताए कि इतना पैसा यहाँ कैसे आया। डीसी कहती है कि वह अपनी ग्रैंडमदर के साथ यहाँ रहती थी और सिर्फ 2 महीने पहले ही यहाँ आई थी और उसे पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। वह बताती है कि ग्रैंडमदर की मौत के बाद वह अकेली रह गई और घर के किसी छिपे हिस्से के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन डीने उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे लगता है कि डीसी जानबूझकर सच छिपा रही है और किसी बड़े गिरोह से जुड़ी हो सकती है। सार्जेंट भी सख्त लहजे में कहता है कि इस इलाके के लगभग सभी घर माफिया के कब्जे में हैं, इसलिए यहाँ पैसा मिलना तय था। यह सुनकर डीसी को गुस्सा आता है और वह उन्हें लालची और भ्रष्ट कॉप्स कहती है जो सिर्फ पैसा देखने आए हैं। तभी उसकी नजर डीनी के हाथों पर बने अजीब टैटूज पर जाती है और वह उनके मतलब के बारे में पूछती है। दिनेश शांति से कहता है कि वे एक सवाल और उसके जवाब का छोटा रूप है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बताता। इसी बीच टीम दीवार पूरी तरह तोड़ देती है और पेंट बकेट्स नीचे लाए जाते हैं ताकि जांच हो सके। जब पहला बकेट खोला जाता है तो अंदर भरे नोट देखकर सब दंग रह जाते हैं और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एक बकेट में ही लगभग $1.4 मिलियन होते हैं और कुल मिलाकर ऐसे 14 बकेट्स मिलते हैं, जिससे रकम करीब $20 मिलियन तक पहुंचती दिखती है। इतनी बड़ी जब्ती देखकर डीएनए भी मानता है कि उसने अपने करियर में इतना पैसा कभी एक साथ नहीं देखा। नियम के अनुसार मौके पर ही पैसे गिनना जरूरी होता है, इसलिए वह सबको अपने फोन जमा करने का आदेश देता है। बकेट्स नीचे लाए जाते हैं और नूमा तथा सलाजार को कैश गिनने की जिम्मेदारी दी जाती है, जबकि माइक को बाहर पहरा देने भेजा जाता है। जैसे ही गिनती शुरू होती है, माहौल और भारी हो जाता है क्योंकि हर कोई रकम की विशालता को महसूस कर रहा होता है। इसी बीच बाहर से माइक अचानक सूचना देता है कि कुछ पुलिस कार्स घर के बाहर आकर रुकी हैं और हालात बदल सकते हैं। डीने और सार्जेंट तुरंत बाहर जाते हैं और वहां मौजूद ऑफिसर्स उनसे सवाल करते हैं कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों जवाब देते हैं कि वे रेड कर रहे हैं और उन्हें लोकल पुलिस को सूचना देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास सीधी अथॉरिटी है। वे ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते ही डीएनई और सार्जेंट को शक हो जाता है क्योंकि वे असली ड्यूटी ऑफिसर्स नहीं बल्कि रिटायर्ड लोग थे। खतरे को समझते ही दोनों तेजी से घर के अंदर लौटते हैं क्योंकि इतनी रकम की खबर फैलना खून खराबे की वजह बन सकता था। पूरी टीम तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार हो जाता है और सबको बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने और हथियार तैयार रखने को कहा जाता है। डीने देसी को बंद कर देता है, जिससे वह बेहद गुस्से में आ जाती है, लेकिन हालात में उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। बाहर खड़ा माइक चुपके से दूसरा फोन निकालता है और किसी अज्ञात व्यक्ति को संदेश भेजता है कि उन्हें सोना मिल गया है और हालात बिगड़ने वाले हैं। अंदर डीने फिर से डीसी से सख्त पूछताछ शुरू करता है और इस बार उसका लहजा पहले से ज्यादा दबाव भरा होता है। आखिरकार डीसी टूट जाती है और बताती है कि पहले 2 आदमी यहाँ पैसा रख कर गए थे और बोले थे कि कोई आए तो जितना चाहे ले जाए। उसी बातचीत के दौरान डीसी की नजर डीनी के फोन स्क्रीन पर एक बच्चे की फोटो पर पड़ती है और वह पूछ बैठती है, वह कौन है? डीने छोटा सा जवाब देता है कि वह उसका बेटा है और बात वहीं खत्म कर देता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। यहीं से कहानी का तनाव और गहरा होने लगता है और हर किसी के इरादों पर शक बढ़ने लगता है। डीसी की बात सुनने के बाद भी डीनी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि कहानी में अभी भी कई बातें छिपी हुई हैं और सच बाहर लाना जरूरी है। इसी दौरान डीएनई और सार्जेंट मिलकर डीसी का बैकग्राउंड चेक करवाते हैं ताकि पता चल सके कि उसका किसी बड़े अपराध से कोई संबंध तो नहीं है। जांच के नतीजे सामने आते हैं और पता चलता है कि डीसी का कोई बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिससे मामला और उलझ जाता है। वह किसी बड़े गैंग की सदस्य नहीं लगती और ये बात डीएनई को और ज्यादा सोच में डाल देती है क्योंकि पैसा इतना ज्यादा है कि बिना किसी गैंग के पॉसिबल नहीं। अचानक घर के अंदर रखा फोन बज उठता है और माहौल में तनाव और बढ़ जाता है क्योंकि कोई भी कॉल इस समय खतरे का संकेत हो सकती थी। सार्जेंट फोन उठाता है और दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज चेतावनी देती है कि उनके पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 30 मिनट हैं। आवाज कहती है कि उनकी जान $1.5 लाख के लिए दांव पर लगाने लायक नहीं है और तुरंत जगह छोड़ देना ही समझदारी है। यह सुनते ही सार्जेंट का चेहरा गुस्से से भर जाता है और वह तुरंत डीएन को एक अलग कमरे में ले जाता है। वह गुस्से में सवाल करता है कि पहले डीएनई ने उसे $3 लाख बताए थे, लेकिन कॉल में $1.5 लाख का जिक्र हुआ, ये फर्क क्यों है? उसी पल सार्जेंट को एहसास होता है कि डीएनई कुछ छिपा रहा है और मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं बड़ा है। डीएनई जवाब देने से बचता है और यही बात सार्जेंट के शक को और गहरा कर देती है क्योंकि चुप्पी कई बार सबसे बड़ा इशारा होती है। बाहर नूमा और सालाजार पैसे गिनती रहती हैं और रकम जितनी बढ़ती जाती है उनका लालच उतना ही जागने लगता है। वे सोचने लगती हैं कि अगर इतनी बड़ी रकम में से थोड़ा सा भी रख लिया जाए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। लालच धीरे धीरे उनके फैसलों को प्रभावित करने लगता है और उनके चेहरों पर बदलती सोच साफ दिखाई देने लगती है। उधर बाहर सार्जेंट काय को फोन करता है और कहता है
कि अब समय आ गया है कि उसकी टीम भी एक्टिव हो जाए। बात करते करते सार्जेंट के मन में अपने भाई डेल को फोन करने का विचार भी आता है, क्योंकि हालात कंट्रोल से बाहर जा सकते थे। शुरुआत में कई मदद से मना कर देता है, क्योंकि वह किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सार्जेंट उसे बताता है कि टेप डीएन को मिली थी और उन्होंने यहाँ इनक्रेडिबल अमाउंट बरामद की है जो रिपोर्ट भी नहीं हुई। वह यह भी बताता है कि डीएनई का बेटा कैंसर से मर गया था और पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, जिससे उसकी जिंदगी टूट गई थी। सार्जेंट कहता है कि जैकी ने ही उसे उस दर्द से बाहर निकाला था, इसलिए वह उसकी मौत की सच्चाई जानने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर भी काई पूरी तरह तैयार नहीं होता, लेकिन जब सार्जेंट कहता है कि वह एफबीआई में अपने भाई डेल को बुला लेगा, तब काई मान जाता है। उधर घर के अंदर डीसी देखती है कि डीएनई धीरे से नूमा और सलाजार से अलग बात कर रहा है और उसे शक हो जाता है। उसे लगता है कि तीनों मिलकर पूरा पैसा हड़पने की योजना बना रहे हैं और किसी को हिस्सा नहीं देना चाहते। बाहर सार्जेंट की मुलाकात माइक से होती है और माइक बताता है कि पूरा इलाका असामान्य रूप से शांत है, न कोई व्यक्ति न कोई हलचल। ये खामोशी उसे बेहद डरावनी लग रही थी, जैसे तूफान आने से पहले सन्नाटा छा जाता है। तभी सामने वाले घर की लाइट बार बार जलने बुझने लगती है, जैसे कोई सिग्नल दे रहा हो। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कोई मॉर्स कोड में गालियां भेज रहा है, जिससे सार्जेंट भड़क उठता है। वह तुरंत उस घर की तरफ बढ़ता है, यह तय करके कि अंदर छिपे व्यक्ति का सामना करेगा। माइक को वह आदेश देता है कि वह वापस जाकर डीएनई को सारी स्थिति बताए ताकि टीम सतर्क रहे। उसी समय अंदर डीसी गलती से डीएनई की बातचीत सुन लेती है, जहां वह सुपीरियर को गलत रकम बताकर रेड खत्म करने की बात कर रहा होता है। इतने में माइक अंदर आता है और डीसी तुरंत उसे चेतावनी देती है कि डीएनई और दोनों महिला ऑफिसर्स पैसा हड़पने वाले हैं। वो कहती है कि अगर अभी सूचना नहीं दी गई तो सब खत्म हो जाएगा और सारा पैसा गायब हो जाएगा। उसी पल घर का दूसरा फोन बज उठता है और इस बार नूमा उसे उठाती है। दूसरी तरफ से धमकी भरी आवाज आती है कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, वरना सबको मार दिया जाएगा। ये सुनते ही घर का माहौल खराब बन जाता है और हर कोई समझ जाता है कि हमला कभी भी हो सकता है। फोन पर मिली धमकी के बाद घर के अंदर माहौल तनाव भरा हो जाता है और हर ऑफिसर समझ जाता है कि अब मुकाबला टालना संभव नहीं है, बल्कि सीधा सामना ही एकमात्र रास्ता बचा है। माइक तुरंत बाहर जाकर पहले वाले रहस्यमयी व्यक्ति को संदेश भेजता है और कहता है कि वह जल्दी पहुंचे, क्योंकि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और पैसे पर नियंत्रण जरूरी है। संदेश भेजने के बाद माइक वापस घर के अंदर आता है और नूमा तथा सालाजार से स्थिति पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों कहती हैं कि सब कंट्रोल में है। उनके चेहरे पर अजीब आत्मविश्वास होता है, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है, और यही बात माइक को अंदर से बेचैन करती है। तभी डीन वापस कमरे में आता है और नूमा तुरंत बताती है कि हथियारबंद लोग 5 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं और सभी को तैयार रहना होगा। ये सुनते ही सभी ऑफिसर्स अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और हथियार कसकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब हमला तय माना जा रहा होता है। कुछ ही सेकंड बाद बाहर से गोलियों की आवाज गूंजती है और खिड़कियों के शीशे टूटने लगते हैं।